हाय एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है नर्वस शॉक। ये टॉपिक नेग्लिजेंस के अंदर ही आता है। कैसे नेग्लिजेंस में किसी इंसान को नर्वस शॉक हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि नर्वस शॉक होता क्या। देखो, नर्वस शॉक जो है वो रिलेटेड है ब्रेन से। आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। तो नर्वस शॉक भी उसी से आ रखा है कि ऐसा शॉक जो ब्रेन को लगता है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। देखिए, डैमेजेस जो हैं जिसके लिए किसी इंसान को रेमेडी मिलती है, डैमेजेस या फिर जो इंजरी होती है इसके लिए इंसान को रेमेडी मिलती है। तो जो डैमेजेस है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बॉडी डैमेज, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज। तो बॉडी डैमेज के अंदर ही ना, डैमेज टू बॉडी के अंदर दो टाइप के डैमेजेस आते हैं। पहला होता है फिजिकल बॉडी, जिसमें हमें दिख रहा होता है कि किसी के हाथ में चोट लग गई है, किसी के पैर में चोट लग गई है। दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। देखो, मेंटल स्ट्रेस वो उस टाइप का डैमेज होता है जिसमें हमें डायरेक्टली कोई चीज़ दिखती नहीं है। अगर बॉडीली डैमेज है, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो हमें दिख रहा है कि हाँ इसके हाथ में चोट लगी है, पट्टी लगी होती है, या किसी के पैर में चोट लगती है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस में हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें उस इंसान की डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिखता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ उसकी मेंटल हालत क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो वो डैमेजेस टू बॉडी के अंदर दो टाइप के डैमेजेस आएंगे। पहला फिजिकल डैमेज, दूसरा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस को ही हम लोग नर्वस शॉक के अंदर लेके आते हैं। तो नर्वस शॉक क्या है? ये एक प्रकार का डैमेज है जो कि डैमेज टू बॉडी के अंदर होता है। डैमेज टू बॉडी दो टाइप का हो सकता है, पहला फिजिकल डैमेज, दूसरा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस को ही नर्वस शॉक बोला जाता है। अब देखिए, ये नर्वस शॉक जो है ना, ये पहली बार लाइट में आया था, या फिर इस नर्वस शॉक को एनलार्ज किया था पेज वर्सेस स्मिथ का एक इंपॉर्टेंट केस है 1996 का। इसमें यह कहा गया था, द स्कोप ऑफ लाइबिलिटी फॉर नर्वस शॉक हैज़ बीन एनलार्ज इन दिस केस। इस केस में जो स्कोप है किसका, नर्वस शॉक का, वो बहुत ज़्यादा ही एनलार्ज किया था। देखो, किसी भी केस में एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट इन्वॉल्व इन अ कोलिजन विथ प्लेंटिफ एंड डैमेज्ड इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या था कि डिफेंडेंट ने एक जो प्लेंटिफ था उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया था। अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें उसकी बॉडी को तो कोई डैमेज नहीं हुआ है और कोई फिजिकल इंजरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड इस केस में ये बोलते हैं कि इस केस में भी मेंटल इंजरी हुई है। मेंटल इंजरी कॉज टू द प्लेंटिफ इज ब्रॉडर जिनस टू पर्सनल इंजरी। मेंटल इंजरी जो है ना वो पर्सनल इंजरी का ही पार्ट है। तो अगर इस केस में क्या होता है कि ए और बी दो लोग होते हैं, तो मान लिया जाए ए ने बी की प्रॉपर्टी पे डैमेज किया है। अब इस केस में ए की बॉडी में तो कुछ डैमेज नहीं हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है। भले उससे जो बी इंसान है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस तो आएगा ना। मेंटल स्ट्रेस तो किसी भी चीज़ से आ सकता है। तो यही इस केस में बोला था कि इस इंसान की प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मेंटल इंजरी तो उसको हुई है, उसको कुछ मेंटल स्ट्रेस तो हुआ ही होगा। तो यही बोला था कि मेंटल स्ट्रेस के लिए भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसमें? पेज वर्सेस स्मिथ के केस में। अब देखिए, जो नर्वस शॉक है उसके कुछ एसेंशियल हैं। क्या एसेंशियल है? पहला एसेंशियल ये है कि जो इंसान, ए और बी दो लोग हैं, ए ने अगर कुछ बी को डैमेज किया है तो वो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के अंदर आना चाहिए, तभी ए उसके लिए कंपनसेशन देगा। जो शॉक है ना मस्ट बी रीजनेबली फोर्सी। अब देखो, ए यहाँ पे बी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो यहाँ पे ए ये दिमाग लगा सकता है कि अगर मैं किसी की चीज़ को तोड़ूंगा तो उस दूसरे इंसान को थोड़ा तो मेंटल स्ट्रेस होगा ही। तो ये होता है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, कि आप क्या फोर्सी कर पा रहे, क्या आप पहले से सोच सकते हैं कि जिस भी इंसान को मैं कुछ भी किसी भी इंसान के लिए अगर मैं कुछ भी हार्म लेके आऊंगा तो उसको कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस तो होगा। तो यहाँ पे रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का कंसेप्ट लगता है। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है। देखो, डैमेज प्लस नर्वस शॉक, तो यहाँ पे बी की प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ था, तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि हाँ प्रॉपर्टी से ही सीधे नर्वस शॉक हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक सी आदमी होता, ठीक है, अगर बी की प्रॉपर्टी पे डैमेज होता और सी कहता नहीं मुझे नर्वस शॉक हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई नेयरनेस है? ए ने तो बी की प्रॉपर्टी पे डैमेज किया, ए ने बी की प्रॉपर्टी पे डैमेज किया, और सी कह रहा है कि नहीं मेरे को नर्वस शॉक हो रहा है। तो क्या इस ए और सी में कोई भी नेयरनेस है? नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी भी देखी जाती है कि डैमेज और नर्वस शॉक में कितनी नेयरनेस है। तीसरी चीज, जो शॉक होना चाहिए वो इंस्टेंट शॉक का होना चाहिए। मान लिया जाए ए ने बी की प्रॉपर्टी को जनवरी में डैमेज किया है, अब बी केस लेके आ रहा है जून में, वो कह रहा है कि ए ने मेरी प्रॉपर्टी को जनवरी में डैमेज किया था और मुझे जून में आके नर्वस शॉक हो रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे उसको नहीं मानेगी। तो इंस्टेंट शॉक होना चाहिए। तो तीन एसेंशियल्स हैं किसके? नर्वस शॉक के। पहला एसेंशियल रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, दूसरा प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, तीसरा इंस्टेंट शॉक होना चाहिए। अब एक और केस देखिए, ये केस है इंडिया का, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एम.के. गुप्ता। इस केस में क्या होता है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ये प्रॉमिस करती है कि इस इंसान को कि हम आपको एक फ्लैट देंगे,
लेकिन बाद में आके वो अपने प्रॉमिस से मुकर जाती है। वो कहती है कि नहीं, अब हम आपको फ्लैट नहीं देंगे। वो फेल करती है प्रोवाइड करने में फ्लैट को। तो जो ये MC गुप्ता है, सॉरी ये जो MK गुप्ता है, इस इंसान को नर्वस शॉक होता है, मतलब इस इंसान को मेंटल स्ट्रेस होता है। इसने कुछ पैसे भी दिए होंगे उन्हें, इसने अपना समय भी लगाया होगा, इसने बहुत सारी चीज़ें सोची भी होंगी। क्या पता इसने अपनी फैमिली को भी कहा होगा कि अभी हम कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम सिर्फ हमें ये वाला फ्लैट मिलेगा। अब लास्ट में जो ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ये कहती है कि अब हम आपको फ्लैट नहीं देंगे। तो कोर्ट यहाँ पे कहता है कि जो प्लेंटिफ है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी मेंटल एगोनी प्लस हैरेसमेंट का आपको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब आप इसी केस में देखिए, इस केस में क्या तीनों एसेंशियल प्रूव हो रहे हैं? क्या रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सोच सकती है कि अगर हम किसी को फ्लैट नहीं देंगे तो उसको मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। क्या नेयरनेस है? बिल्कुल नेयरनेस है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट का ना मिलना, फ्लैट के नहीं मिलने से वहां पे नर्वस शॉक हो रहा है, तो डायरेक्टली रिजल्ट है। तीसरा, क्या इंस्टेंट शॉक है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने मना किया कि हम आपको फ्लैट नहीं देंगे, उसी के बाद उस इंसान को नर्वस शॉक हुआ है। तो तीनों इसके एसेंशियल्स प्रूव होने चाहिए फॉर नर्वस शॉक। थैंक यू सो मच।